जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था कि मेंडलीव आवर्त सारणी है उसकी क्या क्या उपयोगिता है, और उसके द्वारा हमने देखा था कि परमाणु भार में संशोधन करके जो पहले मेंडलीव ने परमाणु भार बताया था और उसके द्वारा हमने कैसे उसका सुधार किया था। आज जो मेंडलीव पढ़ेंगे हम मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष पढ़ेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी के मुख्यतः 4 दोष है। कितने दोष है? टोटल आपके 4 दोष है। ये आपका 4 पॉइंट हम लिखे होंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला दोष है मेंडलीव का आवर्त सारणी में, वो पहला दोष आपका ये है कि हाइड्रोजन का जो स्थान है, H मतलब हाइड्रोजन का स्थान सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान सुरक्षित नहीं है। अब इसमें बात यह आती है कि हाइड्रोजन को हम 1A या 7A जैसे हमने लिखा होगा वहां पर 1A और 7A, तो हाइड्रोजन को 1A में रखें या 7A में रखें। इसी में दोनों में क्या विवादपूर्ण है कि इसको 1A में रखा जाए कि 7A में रखा जाए, क्योंकि इसका जो गुण है यह दोनों के सदृश होता है। यह हाइड्रोजन का जो गुण है 1A के भी सदृश होता है और 7A के भी सदृश होता है, क्योंकि 1A में पाया जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। और इनके सबके बाहरी कक्षा की बात करें तो इनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हम पढ़े हैं कि जो हाइड्रोजन हमारा होता है, यह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी कक्षा की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इसलिए अगर हम देखें 1A में, तो 1A में जो रखा जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके सबके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें बात करें 7A की बात करें तो इसमें हैलोजन वाला आते हैं। कौन आते हैं? हैलोजन। हैलोजन में आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन देखिए ये सभी के सभी अधातु हैं। ये सभी के सभी क्या है? अधातु है। लेकिन ये क्या है? ये धातु है। ये सभी के सभी क्या है? धातु है। और लेकिन हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक होता है, लेकिन ये क्या होता है? अधातु होता है। कैसा होता है ये? अधातु। तो अगर 7A की बात करें तो 7A में जितने भी हैं सब के सब क्या है? अधातु है। और इसमें बात करें तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो पाया जा रहा है, लेकिन ये सभी के सभी क्या है? धातु है। तो अगर इन चारों से तुलना करें तो ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, तो इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, 7A में भी रख सकते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों से तुलना करें तो इनके बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो इस अनुसार हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को 1A में भी रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के अनुसार। अगर ऐसे धातु अधातु में देखें तो ये जो 7A वाले हैं ये सभी के सभी अधातु है, तो इनको हम कहाँ कर सकते हैं? 7A में भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो इस तरह ये विवादपूर्ण है कि इसको 1A में रखा जाए कि 7A में रखा जाए। तो यह मेंडलीव का पहला ये दोष है कि इसको 1A में रखा जाए कि 7A में रखा जाए, इसलिए इसका स्थान क्या है? फिक्स नहीं है कि इसको कहाँ रखें। दूसरा जो मेंडलीव का आवर्त सारणी का दोष है ये वाला 2 नंबर जो लिखा होगा हमने, क्योंकि मेंडलीव ने तत्वों को, दूसरे की बात करें तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था। परमाणु भार के क्रम में सजाया था। लेकिन कहीं कहीं इसने गलती क्या किया है कि ये कोबाल्ट और निकेल, तो कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकल का होता है 58.6। तो इसका अनुसार ये क्या किया है? कोबाल्ट को पहले रखा है और निकेल को बाद में रखा है। कोबाल्ट को पहले रखा है चूंकि कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकेल का होता है 58.6। तो हम ये देख रहे हैं
कि अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाएं तो पहले कम वाला आएगा, पहले निकेल आएगा तब कौन आएगा, कोबाल्ट आएगा, क्योंकि ये 58.6 ही है और ये है 58.9, तो पहले 58 कम वाला आएगा तब बाद वाला आएगा। लेकिन ये क्या किया, पहले किसको रख दिया, कोबाल्ट को रख दिया, फिर किसको रख दिया, निकेल को रख दिया। इसी तरह इसमें देखा जाए आर्गन को, तो आर्गन का होता है 39.9 लगभग में, और पोटेशियम का होता है 39.1। तो इसने क्या किया है, आर्गन को पहले ही रख दिया, जबकि इसका परमाणु भार इससे क्या है, ज्यादा है, तो ई आएगा पहले, इसके बाद में क्या आएगा, आर्गन आएगा, क्योंकि कम परमाणु भार पहले रखेंगे, फिर उससे ज्यादा रखेंगे, फिर उससे ज्यादा रखेंगे। लेकिन ये कहीं कहीं ऐसे ही मिस्टेक किया कि जो कम है उसको इसने क्या किया, पहले रखा है, जो ज्यादा है उसको पहले रखा है, जो कम है उसको बाद में रखा है, तो ये दूसरा दोष मिलता है। तीसरा दोष ये है कि जो समस्थानिक है उनका स्थान क्या है, असुरक्षित है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो समस्थानिक है उसका स्थान असुरक्षित है। क्या इसको हटा देते हैं। तो ये जो है आपका समस्थानिक, इनका स्थान क्या है, असुरक्षित है। तीसरा जो दोष है आपका, समस्थानिक का स्थान असुरक्षित है। देखिए अब समस्थानिक क्या होता है, तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है तीसरे नंबर में 1H1 1H2, हाँ 1H2 1H3, तो इसी को समस्थानिक कहेंगे, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं। देखिए तीनों का परमाणु क्रमांक क्या एक ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो तो द्रव्यमान के अनुसार सजाया था, द्रव्यमान के या परमाणु भार के अनुसार सजाया था। तो हम देखें इन तीनों का, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। तो इन इसका अनुसार देखा जाए तो इन तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है, तीनों का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग। देखिए 1 है 2 है 3 है, तो इन लोगों को 3 स्थान मिलना चाहिए। कितना स्थान मिलना चाहिए, इन तीनों का 3 जगह स्थान मिलना चाहिए, तीनों को 3 जगह अलग अलग रखने के लिए जरूरत है। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया, इन सभी को एक ही स्थान दिया। कितना स्थान दिया है, एक ही स्थान दिया है। तो इसलिए ये इसका तीसरा दोष है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो समस्थानिक है उसका स्थान क्या है, असुरक्षित है, फिक्स नहीं है। अगर चौथे की बात करें तो मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ समान गुण वाला जो तत्व है उसको अलग अलग, और कुछ असमान गुण वाला तत्व है उसको एक पास रख दिया है। जैसे आवर्त सारणी का मतलब ये होता है कि जो समान गुण वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, तो समान गुण वाले को, चौथा जो है समान गुण वाले होंगे, समान गुण वाले तत्व एक ग्रुप में रखा जाएगा। कितने ग्रुप में रखा जाएगा, एक ग्रुप में। असमान गुण वाले जो होंगे, असमान गुण वाले तत्व, उनको अलग 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 ग्रुप में रखा जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही ग्रुप है, क्योंकि हम जब पीछे पढ़ाए हैं कि मेंडलीफ ने क्या किया था, हर ग्रुप को 2 भागों में बांटा था। जैसे 1 में बांटा था 1A और 1B, लेकिन है तो एक ही ग्रुप। देखिए दोनों को क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया है।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु और इसको बोलते हैं मुद्रा धातु। क्योंकि इनको हम जब बेचते हैं तो इनका क्रय विक्रय करते हैं, बेचने में पैसा भी मिलता है, जैसे सोना को बेच दिए, चाहे चांदी को, चाहे कापर को, तो पैसे का इनका क्रय विक्रय होता है तीनों से, इसलिए इसको हम बोलते हैं मुद्रा धातु और इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, क्योंकि ये जल से निर्माण करके क्षार का निर्माण करता है। ये वाले ग्रुप एक वाले, तो हम ये देखते हैं कि ये तो है क्षारीय धातु और ये क्या है, मुद्रा धातु। इनका गुण और इनका गुण अलग है, लेकिन दोनों के क्या किया इसने, एक ही पास रख दिया। दोनों को क्या किया, एक ही पास रख दिया। इसी तरह कहीं 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 इसी तरह किया है कि समान गुण वालों को अलग अलग रखा, और जो असमान गुण वाला, जैसे इन दोनों का गुण क्या असमान है, फिर भी क्या किया है, एक पास रख दिया है। तो ये मेंडलीव का कितना दोष मिलता है, 4 मुख्यतः दोष है मेंडलीव का। इसके बाद से ये टॉपिक पूरा यही समाप्त होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, फिर जो मोजले ने जो नियम बताया था आधुनिक आवर्त सारणी को किस तरह तैयार किया था उसको देखेंगे। और इसका जो नोट्स है वो हमको आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।